नमस्ते बच्चों। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। इस पाठ के पहले भाग में हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में जाना और साथ ही साथ गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन और नमक कानून आंदोलन के विषय में जाना। अब इस पाठ के दूसरे भाग में हम लोग क्रांतिकारियों के विषय में जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने अपने अपने ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कुछ नरम दल वाले थे तो कुछ गरम दल वाले। जहां नरम दल वाले अहिंसा नीति के तहत अपने योजना को कार्य रूप दे रहे थे, वहीं क्रांतिकारियों का ऐसा मानना था कि देश के लिए अपने प्राण दीजिए पर पहले शत्रु के प्राण लीजिए। यानी वे ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। उनका मानना था कि जब तक हिंसात्मक ढंग से अंग्रेजों का विरोध नहीं किया जाएगा तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रारंभ में यह आंदोलन बंगाल तक सीमित था, पर शीघ्र ही पूरे भारत में यह आंदोलन फैल गया। इन क्रांतिकारियों में भूपेंद्र नाथ, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल आदि प्रमुख थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में काकोरी कांड की विशेष भूमिका रही, या कह सकते हैं कि इसका महत्व ज़्यादा रहा। क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता थी और इसे ही कार्य रूप देने के लिए उन्होंने अगस्त 1925 में काकोरी के पास रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। यानी काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। वे लोकप्रिय हो गए। कहा जाता है कि 1922 में जब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब युवा वर्ग में निराशा छा गई। उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। इस कार्य को करने वाले क्रांतिकारी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ये लोग धन इकट्ठा करने के लिए डकैती करते थे, पर लोग इन्हें चोर डाकू कहकर बदनाम करने लगे। तब इन लोगों ने सरकारी खजाना लूटना शुरू किया और काकोरी कांड इसी का कार्य रूप था। हालांकि डकैती में 10 लोग ही शामिल थे, पर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई। यद्यपि इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, पर वे पकड़ में नहीं आए। क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या के प्रमुख कारण सैंडहर्स को गोली से भून डाला। सरदार भगत सिंह ने बड़ी कुशलता के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर सनसनी फैला दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब क्रांतिकारी विचारधारा के ही सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज
की स्थापना की। हालांकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1915 में ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अफगानिस्तान में हो गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ादी दिलानी थी। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष को प्रशिक्षण देकर सेना का गठन शुरू किया, तब इसकी कमान नेताजी को सौंप दी गई। 4 जुलाई 1943 से इस सेना का नेतृत्व वे करने लगे। सुभाष चंद्र बोस 1941 में अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। वे वहां हिटलर से मिले और हिटलर से मिलने के बाद वे सिंगापुर गए और वहीं रास बिहारी बोस के साथ वे जापान के सहयोग से भारतीय स्त्री पुरुष को प्रशिक्षित कर सेना का गठन करने लगे। और ऐसा माना जाता है कि 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। वास्तव में 1943 से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करने लगे। उन्होंने 3 नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। 21 मार्च 1944 को भारत की धरती पर इस सेना का, या कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का पदार्पण हुआ दिल्ली चलो नारा के साथ। आज़ाद हिंद फौज जापानियों के साथ मिलकर भारत के पूर्वी सीमा और बर्मा से युद्ध लड़े। नेताजी ने असम के मोर्चे पर जमकर युद्ध किया। भारत के मणिपुर राज्य के 2/3 भाग और समूचे नागालैंड पर उन्होंने विजय प्राप्त करके वहां तिरंगा को फहरा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर जाना पड़ा और ऐसा कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम पुनः महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्धा में एक बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्तुत किया। यह आंदोलन जो था क्रिप्स मिशन के विरोध में, या कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन से भारतीयों में जो निराशा थी उसी के कारण प्रारंभ हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले दिन यानी 8 अगस्त को यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जनता पर काफ़ी अत्याचार किए, पर आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन के साथ जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ हल्दी जैसे समाजवादी नेता भी जुड़ गए। तो हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ के द्वारा इस आंदोलन को चलाते रहे। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को 2 वर्ष का समय लग गया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई के लिए अनेक आंदोलन हुए और सबका मिला जुला प्रभाव रहा और भारतीयों के इस प्रयास के फलस्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को
हमारा देश आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। इस तरह हमने इस पाठ में स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न आंदोलनों के विषय में जाना। आशा है यह पाठ आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।